हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें बताएंगे हम आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह वीडियो हमारी टर्म 2 के सिलेबस पर आधारित है, जिसमें हम बताएंगे आपको बुक फर्स्ट टर्म 2 ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का चैप्टर 6 है, जिसका नाम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी द्वितीय क्रियाएं हैं, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले हम जानेंगे आज के सुविचार के बारे में। तो आज का हमारा सुविचार यह है कि जिस प्रकार कोयले को हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो गाइस, यदि कोयला एक धातु होकर तप सकता है हीरा बनने के लिए, तो हम अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम तो कर ही सकते हैं, और बिना सफलता के तो परिश्रम हासिल होता ही नहीं है। तो हमारे आज के सुविचार के साथ अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें हमें द्वितीय क्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करनी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं द्वितीय क्रियाओं के बारे में, जिसमें सभी प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाता है। पूरे विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीय क्रियाओं में जोड़ा जाता है। तो द्वितीय क्रियाओं में उद्योगों के वर्गीकरण को शामिल किया जाता है, और उद्योगों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, जो कि हम उन्हें 4 प्रकार के उद्योग भी कहते हैं, जैसे आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो इन 4 आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। और इसी के साथ इस पाठ में हम चर्चा करेंगे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की भी। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स पर आधारित है हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं अब अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न यह है कि द्वितीय कार्तिक क्रियाओं का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो हमें इस प्रश्न में द्वितीय कार्तिक क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, तो इसे द्वितीय आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। द्वितीय आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कच्चे माल, जो हमें प्राथमिक क्रियाओं के दौरान कच्चा माल प्राप्त होता है, उस पर मानव अपने ज्ञान, अपनी कुशलता और अपने श्रम के आधार पर क्रिया करता है और उसे एक महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में बदल देता है, जिसके उत्पाद में पहले के मुकाबले वृद्धि भी हो चुकी होती है। तो हम इसी पूरे प्रोसेस को द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। तो ये थी हमारी द्वितीय क्रियाओं की डेफिनेशन। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न होगा कि द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, कथन का स्पष्टीकरण करें। दिए गए प्रश्न में हमें इस कथन को पुष्ट करना है कि यह कितनी हद तक सत्य है। तो हमें इसमें ये बताना है कि द्वितीय गतिविधियों के बाद प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल में उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत विनिर्माण द्वारा कच्चे माल का रूप बदलकर उसे उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वह कच्चा माल एक मूल्यवान उत्पाद बन जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी, जो हमें खेती के दौरान प्राप्त होती है, यानी कि प्राथमिक क्रियाओं के दौरान प्राप्त होती है। और जब हम इस पर द्वितीय गतिविधियां लागू करते हैं, द्वितीय गतिविधियों जैसे इससे हम मेज बना लेते हैं या बेड बना लेते हैं, तो इससे उस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा ये कथन स्पष्ट हो गया है कि द्वितीय गतिविधियों के बाद उस पदार्थ के, उस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न, गैर आधारभूत उद्योग क्या हैं? तो इसमें हमें बताना है कि गैर आधारभूत उद्योग क्या होते हैं। और यह प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे अथवा करके
जैसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो गैर आधारभूत उद्योग या उपभोक्ता वस्तु उद्योग एक ही प्रकार के उद्योग होते हैं। तो इसमें हमें एक ही डेफिनेशन को लिखना होता है, बस प्रश्न अलग अलग आ जाते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये उत्पाद के आधार पर उद्योगों को दो वर्गों में बांटा जाता है, आधारभूत उद्योग जैसे लौह इस्पात उद्योग होते हैं और गैर आधारभूत उद्योग जो उपभोक्ता उद्योग होते हैं। तो इन प्रश्न के आंसर में हम लिखेंगे कि उपभोक्ता उद्योग से अभिप्राय या गैर आधारभूत उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से होता है जो प्राय उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं। इनके प्रॉपर डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर ली जाती हैं, जैसे ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन इत्यादि। ये वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर ली जाती हैं और ये उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, और इन वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योगों को हम उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं। और इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आधार कोई भी बड़ा खनिज या कोई लौह अयस्क नहीं होता है, और ये उद्योग खनिज की उपलब्धता या फिर किसी कच्चे माल की उपलब्धता जैसी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है। यह इन परिस्थितियों से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं उद्योग जो, और ये छोटे पैमाने के उद्योग अथवा बड़े पैमाने के उद्योग दोनों में गिने जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वे उद्योग होते हैं जिनसे धुआं बड़ी मात्रा में निष्कासित होता है। धुएं के साथ साथ अन्य जहरीली गैसें जो कि पॉल्यूशन का कारण भी बनती हैं, भी बड़ी मात्रा में निकलती हैं। इन्हीं उद्योगों को धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहा जाता है। अब इस प्रश्न की प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर आंसर जानने के लिए देखते हैं हम अपने प्रश्न के उत्तर को। तो परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है, इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहा जाता है। तो धुएं की चिमनी वाला उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें भारी मात्रा में इंजीनियरिंग, रसायन तथा अन्य भारी धातुएं पिघलाने का कार्य किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया जाता है, उन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न यह है कि कृषि व्यापार या कृषि कारखानों से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न में हमें कृषि व्यापार अथवा कृषि कारखानों की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि से बाहर हो। यह फर्म से आकार में बड़े यंत्रीकृत रसायनों पर निर्भर व अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ी कृषि कारखानों की परिभाषा। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि होती है। इस कृषि में जो उत्पाद होता है कृषि का वो बहुत अधिक होता है, और जो कृषि होती है वो व्यापारिक स्तर पर की जाती है, यानी व्यापार के लिए। कृषि दो तरह की होती हैं, एक वो जो किसान अपने ही परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ फसलों का, कुछ उत्पादों का उत्पादन अपने खेतों में करते हैं। दूसरी वह जो व्यापारिक स्तर से की जाती है, जो एक व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि हम उसे बाज़ारों में जाकर बेचेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो वे होती हैं व्यापारिक कृषि। और जो डेली के लिए किसान अपनी रोज़मर्रा की दृष्टि से करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, उन्हें हम तो जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं।
लेकिन यह वाली कृषि अलग कृषि होती है। इसका वित्त पोषण व्यापार द्वारा किया जाता है और इस कृषि की रुचि भी कृषि से बाहर यानी कि व्यापार में ही होती है। और इस कृषि को करने के लिए बड़े यंत्रीकृत रसायनों का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तथा यह कृषि रसायनों पर आधारित होती है। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि लौह इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि लौह इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग यानी कि सभी उद्योगों का आधार क्यों बताया गया है, वर्णन कीजिए। तो लौह इस्पात उद्योगों के उत्पादन को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि हम पहला पॉइंट यह लिखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लौह इस्पात उद्योगों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल को ही अन्य उद्योगों में प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। हम इसे उदाहरण की सहायता से और अच्छे से भी समझ सकते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग वस्त्र उद्योग एवं अन्य उद्योगों के लिए मशीन बनाता है। जैसा कि हमें पता ही है कि सभी उद्योगों की जो मशीनें होती हैं वो लोहे से ही बनी होती हैं, फिर चाहे वह वस्त्र उद्योग हो, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे फिर वो कोई अन्य उपभोक्ता वस्तु उद्योग हो। तो सभी उद्योगों के लिए जो मशीनों का निर्माण होता है वो लौह इस्पात उद्योग पर ही आधारित होता है। और लौह इस्पात उद्योगों से प्राप्त कच्चे माल के रूप में जो लोहा होता है उसी का प्रयोग उन उद्योगों में कहा जाता है। तो इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को अन्य सभी उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग अथवा रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी उद्योगों का आधार होता है क्योंकि ये सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल मुहैया करवाता है, इसीलिए ये सभी उद्योगों का आधार होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो हमारा 7वां प्रश्न कह रहा है कि प्रौद्योगिक ध्रुव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। हमें इसके 2 उदाहरण भी देने हैं और प्रौद्योगिक ध्रुवों की परिभाषा भी लिखनी है। प्रौद्योगिक ध्रुव ये वे उद्योग होते हैं जो नई प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं। तो इनकी परिभाषा देखते हैं। प्रौद्योगिक ध्रुव वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित होते हैं, आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सिलिकॉन घाटी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, बेंगलुरु जो हमारे देश भारत में है, सिएटल के समीप स्थित सिलिकॉन वैली, ये सारे के सारे प्रौद्योगिक ध्रुव हैं और इसमें नई प्रौद्योगिकी पर आधारित उच्च प्रौद्योगिक ध्रुव बनाए गए हैं। यानी कि ऐसे केंद्र जिनमें कई उद्योग स्थापित हैं, इन्हें ही प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। ये उच्च विशिष्टता वाले होते हैं तथा इनमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और पूर्ण रूप से जो कुशल श्रमिक होते हैं वो इन उद्योगों में संलग्न होते हैं। तो ये थी प्रौद्योगिकी ध्रुव की डेफिनेशन कि प्रौद्योगिक ध्रुव से आप क्या समझते हैं। तो आशा करती हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि विनिर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो द्वितीय उद्योग होते हैं वे विनिर्माण के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें हमें ये बताना भी है कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। तो विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से या हस्तशिल्प से लेकर लौह व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना इत्यादि, ये सभी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, कोई भी बड़ा से बड़ा निर्माण हो, सब विनिर्माण के अंतर्गत ही आएगा। चाहे कोई सुई बनाने का कार्य हो या फिर हवाई जहाज़ बनाने का कार्य हो, हस्तशिल्प का कार्य हो या लौह इस्पात को गढ़ने का कार्य हो, सभी विनिर्माण के अंतर्गत ही आते हैं। तो सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। ये हमारे प्रश्न का प्रॉपर आंसर है। आप इसमें और भी पॉइंट
ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, यानी कि दूसरे तरीके से, जैसे छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसमें हमें आकार के आधार पर उद्योगों, जैसे कि छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करना है। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो पहले हम छोटे पैमाने के उद्योगों की परिभाषा लिखेंगे। छोटे पैमाने के उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, यानी कि कारखाना छोटे पैमाने के उद्योगों का निर्माण स्थल होता है जो घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यानी कच्चे माल की उपलब्धता से ये प्रभावित नहीं होता। स्थानीय कच्चे माल का ही उपयोग इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। और हमारा चौथा पॉइंट यह है कि इस प्रकार के उद्योगों के लिए अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये थी छोटे पैमाने के उद्योगों की परिभाषाएं। अब हमें बतानी है कि बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, तो उनकी परिभाषाओं को बताते हुए अपने उत्तर को पूरा करेंगे। तो हमने छोटे पैमाने के उद्योगों की परिभाषाएं जान ली कि निर्माण स्थल घर से बाहर होता है, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, रोजगार के अवसर अधिक होते हैं और अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। तो बड़े पैमाने के उद्योग वे उद्योग होते हैं जो, इन उद्योगों का निर्माण स्थल बड़े कारखाने होते हैं। उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। हमने छोटे पैमाने के उद्योगों में पढ़ा कि इनका निर्माण स्थल घर से बाहर होता है, लेकिन बड़े जो पैमाने के उद्योग होते हैं उनका निर्माण स्थल कोई बड़ा कारखाना जो घर से बहुत दूर या शहर के बाहर भी स्थित हो सकता है, वो होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये उद्योग विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों में तो अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वे अधिक यंत्रीकृत नहीं होते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट यह है कि यह उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित होते हैं, जबकि हमने छोटे पैमाने के उद्योगों में पढ़ा कि ये स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों में पूर्ण कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उन्हीं को ही रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन हमने छोटे पैमाने के उद्योगों में पढ़ा कि उसमें अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और वे अधिक रोजगार प्रदाता होते हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट यह है कि उत्पादन प्राय विकसित प्रौद्योगिकी तथा यंत्रों की सहायता से किया जाता है, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योगों में ऐसा नहीं होता। उनमें जो उत्पादन किया जाता है वो स्थानीय लेवल पर ही होता है और उसमें प्राय अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और अधिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्राय परंपरागत जो औजार होते हैं उन्हीं के प्रयोग से उत्पादन किया जाता है। तो ये थे हमारे छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, जिनमें हमने अंतर स्पष्ट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 9वां प्रश्न यह है कि, एक बात और, 9वें प्रश्न की ओर जाने से पहले ये प्रश्न जो है बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब हम देखते हैं अपना 9वां प्रश्न कि हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 9वां प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है, उनका वर्णन करें और उदाहरण सहित बताएं। तो ये प्रश्न कैसे भी करके पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है।
पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब हम इनकी देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो पहले हम देखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। पहले पॉइंट में हम बताएंगे कि ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। दूसरा है सरकार ही इनका प्रबंध करती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं उनका प्रबंध, उनकी देखरेख सरकार के द्वारा ही की जाती है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं, यानी कि बहुत से उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। सरकार द्वारा उनकी रखवाली तथा उनका प्रबंध किया जाता है। और चौथे पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि यह उद्योग अधिकतर समाजवादी तथा साम्यवादी देशों में होते हैं, यानी कि भारत के अतिरिक्त रशिया जैसे समाजवादी और साम्यवादी देशों में स्वामित्व के आधार पर उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं वे होते हैं। उदाहरण के लिए लौह इस्पात उद्योग और अन्य बड़े पैमाने के उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, वो सरकार के अधीन जो उद्योग होते हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ही शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग कौन से उद्योग होते हैं। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों से अभिप्राय ऐसे उद्योगों से होता है जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति या कोई कंपनी होती है। व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंध करती हैं और उन उद्योगों का प्रबंध किसी व्यक्ति या किसी एक निजी कंपनी द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है। ऐसे उद्योग अधिकतर पूंजीवादी देशों में होते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं वे अधिकतर समाजवादी और साम्यवादी देशों में होते हैं। उदाहरण के लिए कि भारत में कौन कौन से निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आते हैं। तो टाटा समूह ये एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री ये भी निजी क्षेत्र के उद्योगों के ही उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं अपने संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की ओर। तो संयुक्त उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आते हैं देखते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, पहला पॉइंट हम इसमें यह लिखेंगे कि इन उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती हैं और इन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये उद्योग निजी कंपनी और सरकार दोनों की संयुक्तता से होता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। दूसरा, इनका प्रबंधन सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती हैं। इनका संचालन भी दोनों मिलकर करती हैं और इनका प्रबंधन भी सरकार तथा निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती हैं। तीसरा है कि इन उद्योगों पर सरकार तथा निजी कंपनियां दोनों का ही बराबर अधिकार होता है। दोनों ही बराबर की हिस्सेदार होती हैं, बराबर की हकदार होती हैं। इन उद्योगों में जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं, सरकार और निजी कंपनियां दोनों को बराबर प्रॉफिट, बराबर लॉस उठाना पड़ता है। और हम चौथे पॉइंट में बताएंगे कि उदाहरण के लिए इनका उदाहरण बताएंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग हैं जो संयुक्त क्षेत्र उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम HPCL भी कहते हैं, यह उद्योग, और मित्तल एनर्जी लिमिटेड जिसे हम HMFL भी कहते हैं, ये दोनों ही उद्योग संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मदर डेयरी, यानी कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनका जो उद्योग होता है वो भी एक संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में ही आता है। तो ये थे कुछ संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण। तो हमने तीनों उद्योगों की डेफिनेशन का वर्णन करा, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, तीनों के बारे में बताया। और अब आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और परीक्षा में अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है, फिर चाहे वो संयुक्त क्षेत्र से संबंधित हो, निजी क्षेत्र से संबंधित हो या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हो, आप कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमारा 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है, उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमें इसमें कुटीर उद्योगों के बारे में बताना है। हमने
बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों की चर्चा पहले ही कर ली। ये उन्हीं में से एक प्रकार का उद्योग है जिसे आकार के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अतः ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग, दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट करते हैं, जिनमें लोग परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि किसी भी अन्य श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। ये उद्योग घर में ही प्रारंभ कर लिए जाते हैं। इन उद्योगों की शुरुआत अपने घर से ही की जाती है और कारखाने के रूप में, यानी निर्माण स्थल के रूप में कोई कारखाना या कोई बाहरी कार्य स्थल नहीं चुना जाता। अपने घर में ही निर्माण कार्य किया जाता है और इस उद्योग में श्रमिकों के रूप में परिवार के सदस्यों को ही संलग्न कर लिया जाता है और इन उद्योगों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का ही प्राय निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा था कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य तो हमने बता दिया कि कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा में हम क्या क्या लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें बतानी है कि इस उद्योग की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो अब चर्चा करते हैं कुटीर उद्योगों की अन्य मुख्य विशेषताओं की, जो निम्नलिखित हैं। पहली, पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि कुटीर उद्योग पूंजी और परिवहन के साधनों से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरी, कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता से भी ये उद्योग प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि कच्चे माल का तो प्रयोग स्थानीय स्तर पर मौजूद कच्चे माल का ही इन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है और किसी भी शक्ति चलित मशीन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इन उद्योगों में किसी भी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाथ के साधारण और सामान्य औजारों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि या फिर हाथों से उत्पादन कार्य संपन्न किया जाता है अथवा जो साधारण या परंपरागत औजार होते हैं उनका ही इन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों की परिभाषा और उनकी अन्य मुख्य विशेषताएं, जिनका हमने वर्णन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने अन्य मुख्य प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब हमारा जो अगला प्रश्न होगा वह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हमारा 11वां प्रश्न यह है कि स्वच्छंद उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये CBSE क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस प्रश्न में बताना है कि स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, उनकी किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो स्वच्छंद उद्योगों की विशेषताएं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, यानी कि ये उन स्थानों में स्थित होते हैं जो व्यापक विविधता वाले होते हैं। यह किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, यानी कि कच्चे माल की उपलब्धता से प्रभावित नहीं होते। इन्हें किसी एक ही प्रकार का विशिष्ट कच्चा माल नहीं चाहिए होता। ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं, यानी कि इनमें यंत्रों और मशीनों की आवश्यकता होती है और ये उन्हीं पर निर्भर होते हैं। ये थी हमारी 3 परिभाषाएँ। हम इसके अलावा और परिभाषाएँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें और परिभाषाएँ पता होनी चाहिए। क्या पता ये प्रश्न अधिक अंकों में पूछ लिया गया, तब हम क्या करेंगे। तो हमारी चौथी परिभाषा यह है कि इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, यानी कि इन उद्योगों में जो उत्पादन होता है वह बहुत कम मात्रा में होता है। इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अधिकतर इसमें उत्पादन होता है वो मशीनों की सहायता से होता है और इसमें पूर्ण रूप से कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ये स्वच्छंद और इन्हें हम स्वतंत्र उद्योग भी कहते हैं। तो प्रश्न दूसरे तरह से भी आ सकता है कि स्वतंत्र उद्योगों से आप क्या समझते हैं। इन्हें स्वतंत्र उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कच्चे माल की उपलब्धता से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इन्हें कच्चे माल की उपलब्धता से कोई लेना देना नहीं होता है और
विविधता वाले स्थानों पर संकेंद्रित होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वच्छंद उद्योग भी कहा जाता है। उत्पादन प्राय कम मात्रा में होता है, श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है और सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, यानी कि स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण मुक्त उद्योग होते हैं। तो हमने स्वच्छंद उद्योग जान लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब हम चलते हैं अपने अंतिम और अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमारा 12वां प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 टाइप से ये क्वेश्चन लिख रखा है। पहला, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वर्णन कीजिए। हमें बताने कि उद्योगों की स्थापना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दूसरा, उद्योगों का स्थानीयकरण किन किन तत्वों पर निर्भर करता है, यानी कि उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए, इनके लिए किन किन तत्वों की जानकारी होना हमें ज़रूरी होता है। तीसरा, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं। औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो ये थे हमारे एक ही क्वेश्चन पर अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने 3 टाइप बताए, ये और भी टाइप्स में पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इनमें हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या उद्योगों की स्थापना किन किन कारकों को ध्यान में रखकर, किन किन तत्वों को ध्यान में रखकर की जाती है। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक कारक तथा दूसरा, मानवीय कारक। अब भौतिक कारक में भी बहुत सारे कारक होते हैं जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, तथा मानवीय कारकों में भी बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो भौतिक कारक में कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता तथा शक्ति के साधनों को शामिल किया जाता है। यानी कि भौतिक कारक में कच्चे माल की उपलब्धता उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती है। अनुकूल जलवायु, जिस जलवायु की आवश्यकता जिस उद्योग में होती है, तो अनुकूल जलवायु भी प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता और शक्ति के साधन, ये होते हैं भौतिक कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, स्थापना को प्रभावित करते हैं। अब हम वर्णन करते हैं मानवीय कारकों का। तो मानवीय कारक में आते हैं श्रम। जहाँ पर श्रम आसानी से उपलब्ध होता है, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना प्राय आसान हो जाती है। पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, तभी उद्योग वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पर अगर परिवहन के साधन ही नहीं होंगे तो वो उद्योग तो चलेगा ही नहीं। बाजार, उस उद्योग में उत्पादित उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की उपलब्धता होना अनिवार्य होता है। और सरकारी नीतियां भी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती हैं। तो ये बताया मैंने आपको सारे कारक जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। आप इनका वर्णन करके अपने उत्तर को अच्छे से और क्रिएटिव तरीके से लिखना है। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैंने आपको ये तत्व शॉर्ट में ही बता दिए हैं। आपको इन्हें डिफ़ाइन भी करना है 2 या 3 लाइनों में। अगर प्रश्न आपका 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 6 पॉइंट तो डिफ़ाइन करने ही करने हैं। अब आज के लिए बस इतना ही, और आपको चाहिए हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।